हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी पर लगे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं आज गद्यांश क्लास 10। जो कितने अंक का आएगा हमारे एग्जाम में? 6 अंकों का गद्यांश आएगा। गद्यांश लिखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी किताब में लेखक और पाठ नाम याद होने चाहिए। ठीक है, हम गद्यांश को किस प्रकार पहचाने, किस तरीके से पहचाने कि किस खंड का है और किस लेखक ने इसको लिखा है, इस पाठ का नाम क्या है, हम पहचानेंगे। इसके पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। मान लीजिए मैंने एक कोई टॉपिक ले लिया, मान लीजिए मैंने मित्रता नामक पाठ से लिया, तो आप सोचिए मित्रता नामक पाठ के लिए आप क्या क्या सोच सकते हैं, आपको क्या क्या ध्यान रहेगा पेपर में। मित्रता का मतलब होता है कि कोई हमसे अच्छी बुरी बातें करें, हम किस संगति में रहना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये सब हमें यानी हमारे बुरा भला के लिए गद्यांश हमें बताएगा। हमारी भलाई क्या है, हमारी बुराई क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हमें बताएगा। इन थोड़े कीवर्ड्सों को हम याद रखेंगे तो हमें गद्यांश हल करने में थोड़ा सरलता रहेगी। तो हम पहचानते हैं कि किस चैप्टर से लिया है। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने का योग होता है। हमने यहाँ तक की लाइन पढ़ी, हमें क्लियर नहीं हुआ कि ये किस चैप्टर का है। आगे पढ़ते हैं। हमारे भाव अपरिवर्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरवक रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। यहाँ तक भी हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप में का करे, चाहे राक्षस बनवा दे चाहे देवता। अब हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लगा। क्या मिलने लगा? हिंट मिलने लगा किस तरीके से हम क्या करें, पहचाने। हमें अब देखो यहाँ हमें खुद पैराग्राफ ने बताया कि हम किस चैप्टर से आए हुए हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में करें। यानी ये कुछ ना कुछ हमारे मित्रता या दोस्ती के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी संगति के रूप में। ये हिंट हमें संगति के रूप में मिला, तो हमें कंफर्म तो हो गया कि ये किस पाठ से आए, मित्रता नामक पाठ से आए। इसको और कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं और पढ़ते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के। अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये मित्रता नामक पाठ से है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बताया ऐसे लोगों का साथ, यानी मित्रता यानी दोस्ती का रिलेशन बता दिया कि ये क्या है, मित्रता नामक पाठ से आया है। ठीक है, जो हमसे दृढ़, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेते हैं। अब तो और ही निश्चित हो गया कि ये मित्रता नामक पाठ से आया है। पर ऐसे लोगों का साथ देना बुरा है जो हमारी बात को अधिक ऊपर रखें। यानी यहाँ हमारी मित्रता का जिक्र हुआ, यहाँ दोस्ती का जिक्र हुआ, या हमारी भलाई बुराई का जिक्र हुआ। हम समझ गए कि ये किस पाठ से आया है, मित्रता नामक पाठ से आया है। किससे आया? मित्रता से आया है। अब हमने तो पहचान तो लिया है मित्रता नामक पाठ से आया है, लेकिन हमें अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ एक बात आज फंस जाती है कि हमें लेखक का नाम क्या होगा, किस लेखक ने लिखा है। ये हमें भैया याद ही करने पड़ेंगे। आपके जितने टॉपिक दिए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, उनके पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर अवश्य आप कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं किस चैप्टर का है मित्रता नामक। इसको लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। किसने लिखा है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब इस गद्यांश दे दिया, गद्यांश में अब हमें क्वेश्चन दिए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहा उसने? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए भैया। क्या लिखिए? संदर्भ। अब हम संदर्भ की बात करें। संदर्भ लिखने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हमें गद्य खंड का, अगर गद्य खंड का है तो गद्य खंड का मालूम होना चाहिए, गद्य खंड का है। पद्य खंड का है तो पद्य खंड का पद मालूम होना चाहिए। कविता है कि ये सारांश है, क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं कि इस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। हमने चैप्टर का भी नाम पता कर लिया, कौन सा है? मित्रता नामक पाठ है। अब हमें लेखक का नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लेखक का नाम पता होना चाहिए। संदर्भ लिखने की बात बता रहा हूं मैं आपको कि संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम, लेखक का नाम याद होना चाहिए। ये दो चीज अवश्य याद होनी चाहिए। अब देखते हैं हम किस प्रकार लिखें। संदर्भ लिखने के लिए कुछ हम उसमें क्या कर देते हैं, कुछ लाइन अच्छा शोभित करने के लिए उसमें कुछ कीवर्ड्स, अच्छे कीवर्ड्स जोड़ते हैं। देखते हैं किस प्रकार लिखते हैं हम। मैं आशा करता हूं कि हमारी जो वीडियो है आप लोगों के पास पहुंच रही होगी और
जो भाई हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं हमारे एसआर कोचिंग से जुड़ना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिएगा। मैं बात करूं अब किसकी उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या जरूरत है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। क्या डालेंगे भैया? हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने हेडिंग डाली संदर्भ। अब हम संदर्भ में लिखने क्या लिखें? लिखते हैं प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब दिया। प्रस्तुत का अर्थ क्या होता है? दिया हुआ। प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारे गद्य खंड। कौन से भैया खंड? गद्य खंड। गद्य खंड। प्रस्तुत गद्यांश जो हमारा दिया हुआ गद्यांश हमारे खंड यानी हमारी किताब में जो एक खंड होते हैं, गद्य पद्य 2 खंड होते हैं, उसका गद्य खंड के मित्यता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे गद्य खंड के मित्यता नामक पाठ से लिया गया। हमने पाठ का नाम लिख दिया। अब ये इस पाठ के लेखक का नाम लिखेंगे। इसके लेखक क्या भैया? इसके लेखक क्या बताया था मैंने भैया पीछे? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये हो गया हमारा भैया गद्यांश। मैं एक बात बता दूं, आप जब हिंदी का पेपर देने बैठे तो आप थोड़ा कोशिश करिएगा कि हम सुंदर कॉपी लिखें। सुंदर कॉपी एग्जामिनर देख के बड़ा खुश होता है, उसे आसानी होती है कॉपी चेक करने में। जितनी हमारी खिंची पिची कॉपी होगी तो एग्जामिनर को उतना ही मूड ऑफ होता है। सुंदर कॉपी में हमें अच्छे अंक मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा संदर्भ क्या हो गया? प्रस्तुत गद्यांश हमारे गद्य खंड के मित्यता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्यता नामक पाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये सब नीले से लिखेंगे, हेडिंग जो होती है वो काले से लिखेंगे। मित्यता नामक इसको क्या कर देंगे? काले पेन से। फिर लेखक का नाम भी काले पेन से कर देंगे। इतना सब जो मैंने अंडरलाइन किया, मान लीजिए मैंने अंडरलाइन किया, वो आपको काले पेन से ही लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गद्यांश। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसकी व्याख्या। पहला क्वेश्चन हो गया, आपको गद्यांश दिए होंगे, गद्यांश में आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया क्या? आपका संदर्भ। अब ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त गद्यांश की क्या करिए? व्याख्या कीजिए। मैं क्वेश्चन आपको बताए दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। अब हम सीधे क्या डालेंगे? हेडिंग व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त गद्यांश की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम हमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें लेखक ने क्या बताया है, किस तरीके को जो लेखक ने बताया है उसी को तो लिखना ही लिखना है, और हम अपने तरीके से अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं वो सब लिखना है इसमें। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या। क्या डालेंगे भैया? व्याख्या हेडिंग डाल दी हमने। अब देखते हैं लेखक ने क्या कहा है। उसने व्याख्या किसकी करने के लिए? पूरे पैराग्राफ करने के लिए व्याख्या नहीं बताई है भैया। उसने कहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंक का मतलब होता है जो आपको अंडरलाइन दिया हुआ है। अंडरलाइन की लाइन है ये आपको दिख रही होंगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन रहे होंगे और इसका अमल भी करेंगे। क्या करेंगे? आप पेपर के जाने से पहले एक कॉपी, एक प्रैक्टिस सेट अवश्य हल करके जाएं हिंदी का, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कीजिए। अब हम पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक क्या? गद्यांश। उन्होंने कहा हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त और कोमल हर तरह का संस्कार ग्रहण करने का योग रहता है। यानी उनका लेखक का कहने का मतलब है जब हमारी युवा अवस्था होती है, हमारी जब किशोर अवस्था होती है, जब हम युवा अवस्था में जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के एक ऐसे समाज में प्रवेश करते हैं जहां हमारा कोई अपना नहीं होता, ना हमें समाज की नीतियों के बारे में पता है, ना हमें उसके समय का पता है कि किस तरीके से समाज की नीतियां हैं, अच्छे बुरे भले का कुछ पता नहीं है। तो उसी कहने का मतलब है हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। यानी जब हम अपना गृह
घर त्याग देते हैं। जब हम छोटे होते हैं यानी किशोर अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हम समाज को देखते हैं, समाज की नीतियों को देखते हैं, समाज में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है समाज में, वो सब देखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ लेखक ने अपनी अपने अपने स्वर्णिम शब्दों में हमें समझाया है कि जब हम किशोर अवस्था से, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी भैया, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। क्या कह रहा है लेखक ने अपने शब्दों में बड़ा ही प्यारा भाव छुपाया है। इन पंक्तियों में बड़ा ही प्यारा भाव छुपाया है। क्या छुपाया है? हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। यानी लेखक कहता है जब हम किशोर अवस्था में थे, जब हम युवा अवस्था में जाते हैं तो अपना घर बार, अपने लोगों को छोड़कर एक समाज में हम अपना कार्य आरंभ करने जाते हैं। वहाँ हमारा कोई अपना नहीं, ना कोई कुछ, समाज की नीतियाँ और बुराइयां भलाइयां हमें कुछ पता नहीं है। उस समय हम क्या करते हैं? अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो हमने यहाँ का लिखा, यहाँ लेखक ने अपने स्वर्णिम शब्दों में हमें समझाया है कि जब हम किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं और करते हैं, तब समाज का हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता बताइए? ज्ञान नहीं होता है। ना हमें उसका ज्ञान होता है, ना उनकी, और ना ही हमें क्या, समाज की नीतियां कौमा बुराई भलाई क्या लगा, हमें समाज का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता और हमें समाज की नीतियां और बुराइयों का ज्ञान नहीं होता। तब हम अपने कार्य को आरंभ करते हैं, यानी प्रारंभ करते हैं। जब हम अपने कार्य को आरंभ करते हैं। मैंने यहाँ तक समझाया, आपको समझ में आया होगा। जगह कम होने के कारण मैं इसको रब भी करूंगा। मैं एक बार बता दूं आपको दोबारा, इस लाइन का लेखक का क्या अभिप्राय है। लेखक ने बताया है कि हम जब युवा अवस्था से किशोर अवस्था से जब युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, जब हम अपना घर बार सब त्यागते हैं, तो हम एक ऐसे समाज में आते हैं जहाँ हमें वहाँ की नीतियाँ कुरीतियाँ कुछ पता नहीं होती, न बुराई भलाई का कुछ ज्ञान नहीं होता। तब हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और जो मैं व्याख्या करने के तरीके आपको समझा रहा हूँ, किस तरीके से हमें लेखक की बात को समझते हुए अपने शब्दों में इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्या करनी है? व्याख्या करनी है। मैं बात करूं अब आगे की, जबकि हमारा, यहां तक तुमने कर लिया, अब यहां से लेते जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी लेखक ने बताया है जो हमारी बुद्धि, जो हमारा हृदय होता है, उस अवस्था, ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां हम हर तरीके के अनुभव यानी संस्कार सीख सकते हैं, कार्य कुशलता पूर्वक सीख सकते हैं, यानी बुराई भलाई का हर ज्ञान सीख सकते हैं। अगर हमें बुराई सिखाई जाएगी तो हम बुराई सीखेंगे, अगर हम भलाई सीखेंगे तो भलाई सीखेंगे, अगर हमें भलाई सिखाई जाएगी तो हम भलाई सीखेंगे।
बुराई सिखाई जाएगी तो हम बुराई सीखेंगे। तो लेखक का कहने का अर्थ यही है। तो यहाँ लिखेंगे हम लेखक लेखक पुनः अपने शब्दों को लेखक पुनः अपने शब्दों को या शब्दों में बताया है कि हमारा यह ऐसा समय होता है जहां हम अपने बुद्धि अपने नहीं अपनी कर लो अपनी बुद्धि और मन को अच्छाई और बुराई को समझ सकते हैं। क्या बताया है कि हमारा मन और बुद्धि क्या होता है, उस समय के हर संस्कार ग्रहण करने के लिए क्या रहता है, योग रहता है। हमें अच्छाई सिखाई जाएगी तो हम अच्छाई सीखेंगे, बुराई सिखाई जाएगी तो हम बुराई सीखेंगे। हम अपनी बुद्धि क्या लिखा है, एक बार रिपीट करते हैं। लेखक पुनः अपने शब्दों में बताया कि हमारा ऐसा समय होता है जहां हम अपनी बुद्धि और मन को अच्छाई बुराई को समझ सकते हैं और हर तरीके के गुण अवगुण सीख सकते हैं। और हमारे भाव अपराजित और हमारी प्रवृत्ति अभिपर्क होती है। हम लोग मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं, यानी हमारी बुद्धि इतनी प्रवीण होती है कि हम हर तरीके के हर गुण अवगुण सीख सकते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। क्या होते हैं, हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये बताई हुई बातें समझ में आ रही है। और आपके जो भैया बहन हो जो हाई स्कूल इंटर की तैयारी करते हो, हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो हमारे एसआर कोचिंग से जुड़ना ना भूलिए। रेगुलरली आपके लिए हर तरीके की वीडियो लाई जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आप अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग आपके साथ समझ उपलब्ध होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हमने से अब कहाँ आ गए थे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। लेखक क्या कह रहा है, लेखक कह रहा है कि हमारा ऐसा समय होता है जब हम एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। हमें अगर कोई देवता बनाएगा तो हम देवता के तरीके कार्य करेंगे, अगर हमें राक्षस वाली प्रवृत्ति सिखाएगा तो हम राक्षस वाली प्रवृत्ति करेंगे। इसी लेखक ने समझाया कि मित्र ऐसा बनाओ जो जीवन में हमें अच्छी सीख दे और अच्छी नीतियों को सिखाए, ना कि बुराइयों को सिखाए। बात करते हैं लेखक, आगे लिखता हूं, मैं रब करता चला जा रहा हूं तो आप समझिएगा। यहाँ लेखक कहता है कि हम या हमारा मन एक कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान होता है। कच्ची मिट्टी कह रहा हूं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। मच्छर आ गया था। लेखक कहता है कि हमारा मन एक कच्ची मिट्टी की भांति होता है, मिट्टी की मूर्ति की भांति होता है।
जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। यानी लेखक हमें समझाना चाहता है कि जो हमारा मन है ना, एक मिट्टी की भांति, मिट्टी की मूर्ति की भांति है, जिसे जो जिस आकार में देना चाहो उस आकार में बदल सकते हैं। इसी प्रकार लेखक कहता है कि हमारा मन एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति है, जिसे जिस रूप में ढाला जाए वह उस रूप में ढल जाएगा। और हमें अच्छे संस्कार व वातावरण में रखा जाए तो हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। ठीक है। वो कह रहा है, आगे कह रहा है कि जिस रूप में चाहे उस रूप में करें, चाहे राक्षस बनवाए चाहे देवता। यानी अगर हमें अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो हम देवता बनेंगे, अगर बुरे संस्कार दिए जाएंगे तो हम राक्षस बनेंगे, सॉरी। और लेखक ने आगे हमें समझाया है आगे लेखक ने हमें समझाया है कि अगर हमारी मित्रता अच्छे गुणों वाले व्यक्ति से होगी अब आगे रब करता हूँ, आगे लिखने के लिए सॉरी, जगह कम होने के कारण हम लोगों को रब करना पड़ता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप इसी तरीके से हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। व्यक्ति से होगी तो हम अपने मन को, अपने हृदय या मन को देवता बना सकते हैं। अगर उसने भी ये भी तो कहा है, चाहे राक्षस बनवावे, अगर गलत आचरण और अवगुणी व्यक्ति से मित्रता होगी तो उसकी संगति हमें राक्षस प्रवृत्ति का बना देगी। क्या बना देगी? राक्षस प्रवृत्ति का बना देगी। क्या कहा उस लेखक का? कहने का अर्थ क्या है? जिससे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनवाए चाहे देवता बनवाए। लेखक ने हमें समझाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये हमारे जीवन में उतारने लायक लाइन है। क्या हमें लेखक ने इस बात ही समझाया, हमें हाई स्कूल के लिए नहीं, ये हमारे जीवन में उतारने के लिए भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। जो जिस रूप में चाहे उसे रूप का कर ले, चाहे राक्षस बनवाए चाहे देवता।
हमारी संगति हमें बता देती है कि हम किन लोगों की संगति में। अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हम अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे दयालुवान व्यक्ति बनेंगे। अगर हमारी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति वाले बच्चों से होगी तो हम राक्षसी प्रवृत्ति सीखेंगे, ना कि भलाई सीखेंगे। तो लेखक ने अपने शब्दों में ही बताया है। मैं आशा कर रहा हूँ जो मैं आपको व्याख्या समझा रहा हूँ तो आप व्याख्या के रूप में ही समझ रहे हैं। और ये जो मित्रता नामक पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये अपने जीवन में भी उतारिएगा कि किस प्रकार के हमें अपने दोस्त रखने, किस प्रवृत्ति वाले के लोग हमें अपने आसपास रखना है। ठीक है, इसी प्रकार के आगे हम बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात का विरोध बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। आचार्य रामशक्ल जी आचार्य रामशक्ल जी ने हमें बताया है कि हमें ऐसे लोगों से भी क्या दूर रहना चाहिए जिनकी बात का हम विरोध भी ना कर सकें, उनके बिना विरोध की हम उनकी बातों को मान लें। ऐसे लोगों से हमें क्या दोस्ती नहीं रखनी, इनसे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि वो हमसे बुराई के कहेंगे तो अगर वो कोई बुराई की बात हमसे कर रहा तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उसकी बात को मान ले रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है। अगर वो कुछ गलत आचरण प्रवृत्ति का है व्यक्ति, गलत आचरण कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी एक गलत बात है। इसलिए लेखक हमें अपने शब्दों में बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें समझाया है। क्या कहा है, हमें अधिक दृढ़वान व्यक्ति से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, हमें अधिक दृढ़वान व्यक्ति से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी हर बात का बिना विरोध के मानना या मान लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या समझाया कि हमें ऐसे लोग से कतई दूर पास नहीं रहना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। जिन ऐसे मित्रों से हमें ऐसी दूर रहना चाहिए जिनके हम बात का विरोध भी ना कर सके और अपनी बात कह ना सकें। ऐसे दृढ़वान व्यक्तियों से हमें दूर ही रहना चाहिए। हमें अधिक दृढ़वान व्यक्ति से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी हर बात का बिना विरोध के मान लेते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्या कहा। तो उसने रेखांकित तक की बात की थी, हमने रेखांकित तक की व्याख्या कर ली और इसमें हम अपने शब्द जोड़ सकते हैं। लेखक ने अपने शब्दों में मित्रता का पूर्ण ज्ञान हमें दिया है। ये क्या हो गई, आपकी व्याख्या हो गई। इसी प्रकार से गद्यांश की हमें संदर्भ लिखने को आया तो हमने संदर्भ लिखी। व्याख्या किस तरीके से लिखी, व्याख्या लिखी। आपको थोड़ा दिक्कत जरूर होगी क्योंकि मैं हर बार रब कर रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हम जो व्हाइट बोर्ड है उसको हम आकार बड़ा करवाएंगे, दूसरा व्हाइट बोर्ड लगवाएंगे। तो जब तक लेगा इस समस्या से आप हल करते रहिएगा, यानी हमारे साथ बने रहिएगा। और जो हमारे लिए सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके आप सुझाव भी दे सकते हैं। हम पूर्णतः आपके लिए कोशिश करते रहेंगे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो हम आप लोगों के लिए करते रहें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और इसका ध्यान मिल गया। हमें पहला क्वेश्चन मिला था संदर्भ का, फिर हमें व्याख्या की मिली। अब एक तीसरा क्वेश्चन है। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
कि लेखक के अनुसार किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? लेखक कहता है कि लेखक के अनुसार, क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार हमें किनकी संगति नहीं करनी चाहिए, संगति में नहीं रहना चाहिए। अभी हमने सारांश हमने गद्यांश पढ़ा, उसकी व्याख्या की। तो हमने यहाँ देखा तो क्या बताया था, क्योंकि हमें उनकी एक हर बात का विरोध करके बिना मान लेनी पड़ती। कि ये है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़वान के हो, क्योंकि हमें उनकी हर बात का बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ये हमारा आंसर हो गया। क्या लिख देंगे? और कुछ अपने शब्द भी मिला देंगे इसमें, तो आंसर सुंदर लगेगा। मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ लिखते हैं, लेखक के अनुसार हमें उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़वान के हों। क्योंकि हमें उनकी हर बात का समर्थन करना पड़ता है बिना विरोध के। सॉरी, जो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, क्या क्वेश्चन हो गए। मैंने आपके लिए हाई स्कूल का जो गद्यांश लेके आया था, ये गद्यांश आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको 6 अंक दे के जाके, जिस तरीके की मैंने संदर्भ, व्याख्या और उस क्वेश्चन का हल करवाया मैंने। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो जबरदस्त आती होगी, अच्छी। और मैं बात करूं, जो गद्यांश है, गद्यांश को आप पहचानना सीखिए। हर चैप्टर पहले तो, अभी हमारे एग्जाम के काफी दिन है, तो जो आपके चैप्टर है गद्य खंड के, उन सभी चैप्टरों का एक बार सारांश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारांश एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होता है जो हमें गद्यांश पहचानने में हेल्प करता है। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे SR कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब पसंद आए हुई व्याख्या। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।